अब आते हैं राज्य कैबिनेट मंत्री के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी खूब चर्चा हो रही है कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि एक सीट यानी कि एक मंत्री की सीट पहले से खाली है और अभी जो मंत्री हैं जी उनकी भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है जी। और मेरे पास जो सूचना है लगभग 2-3 मंत्री 4 दावेदार अभी से बताया जा रहा है चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि अगर परिणाम इनके फेवर में आए, चुनाव जीतते हैं, तो वो 4 लोग कौन है जो केंद्रीय मंत्री के लिए प्रबल दौड़ में है, दौड़ के प्रबल दावेदार हैं। और भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है सर कि उपचुनाव की स्थिति में क्या चैतन्य बघेल बिट्टू जी का राज्याभिषेक के लिए भूपेश बघेल तैयार हैं। राजनीतिक अभिषेक कि छत्तीसगढ़ की वो कौन सी सीट है जहां पे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव यानी कि उपचुनाव होने की संभावना दिख रही है। वीडियो स्पीड में देखिए, हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, आराम से चर्चा हुई है। टाइम्स को बहुत बहुत बधाई। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। भिलाई में रह के पूरे छत्तीसगढ़ को आपने कवर किया है और काफ़ी वरिष्ठ आप खुद पत्रकार हैं, बट 10 लाख सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात है। इसकी बहुत बहुत बधाई और मैं आशा करता हूं कि जल्दी भिलाई टाइम्स छत्तीसगढ़ टाइम्स बनेगा और आपका पूरे छत्तीसगढ़ में दबदबा रहेगा। बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे यानी कि परिवार पूरे हो चुके हैं और उस 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आलोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, राजनीतिक विश्लेषक है, जिनका विश्लेषण आप लगातार सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ देखते आ रहे हैं। आज 3 जरूरी विषय हैं, 3 जरूरी विषय भविष्य को लेके हैं। राजनीतिक भविष्य पर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की वो कौन सी सीट है जहां पे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव यानी कि उपचुनाव होने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन जगह बना सकते हैं छत्तीसगढ़ कोटे से, उस पर बात होगी। इसके अलावा राज्य कैबिनेट का भी विस्तार होने वाला है, कुछ फेरबदल होने वाला है, विभागों का भी बंटवारा इधर उधर होने वाला है, कई नए विधायक पुराने विधायकों को मौका मिलने वाला है और कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है, ऐसी चर्चा है। 3 जरूरी विषय हैं। तीनों जरूरी विषय के भविष्य पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 4 ऐसे विधायक हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं, तो रिजल्ट के बाद क्या होगा उनकी सीट पर, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए कौन दौड़ में है, उनके नामों पर चर्चा होगी और कैबिनेट मंत्री के लिए, सहायक कैबिनेट मंत्री के लिए कौन दौड़ में शामिल है, उनके नामों पर चर्चा होगी। तो आप आखिरी तक पूरे वीडियो देखिएगा। आलोक जी, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद पहली हमारी चर्चा है। यशवंत, भिलाई टाइम्स की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई जी। मैं इस सफ़र को बहुत करीब से देखा हूँ। पूरी टीम ने पूरी शिद्दत से खून पसीना मतलब एक करके जी। और मौसम का भी परवाह किए बिना और संसाधनों की चिंता किए बिना भी पूरी टीम ने का परिश्रम किया और दर्शकों का विशेष प्यार भिलाई टाइम्स को मिला जी। जिसकी वजह से आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर परिवार के साथ अपन लोग पहली चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल मैं दर्शकों का भी विशेष तौर पे आभारी हूँ। आपने तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करके हमारी अच्छाइयों को आपने काउंट किया और आपने प्यार लुटाया। आपका स्नेह और प्यार भिलाई टाइम्स के साथ इसी तरह बना रहे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप सबका आभार जी। उपचुनाव की बात करें कि 4 विधायक ऐसे हैं जो अपन विषय पे आ जाएं जी। देश में इस समय चुनाव चल रहा है, चौथे चरण का मतदान आज है 96 सीट पे जी। और 4 जून को इस चुनाव का परिणाम भी आना है। यशवंत, देश और प्रदेश की राजनीति में परिणाम का व्यापक असर पड़ेगा, ये ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 4 जून को अगर मोदी सरकार 400 पार जाती है या 400 से नीचे रहने के बाद भी सरकार बनती है, तो दोनों स्थितियों में परिस्थितियाँ बदलेंगी जी। और कोई परिवर्तन की वेव अगर है जी, तो भी परिवर्तन छत्तीसगढ़ की राजनीति में और देश की राजनीति में जी उथल-पुथल होना तय है जी। तो मैं लेकिन अपन छत्तीसगढ़ में चूँकि भिलाई में बैठे हैं और छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ पे ही केंद्रित अपन लोग चर्चा करेंगे। 11 लोकसभा सीटों पे कुछ 4 विधायक चुनाव मैदान में हैं जी। पाटन से विधायक हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी।
कवासी लकमा आबकारी मंत्री रहे जी। और अभी कोंटा करके एक जगह है बस्तर की, 6वीं बार विधायक वहाँ से 6वीं बार के विधायक हैं। जी। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव जो विधायक हैं उनको बिलासपुर से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सबसे बड़ा जो आश्चर्यजनक निर्णय रहा जी। कि दक्षिण से अजय योद्धा के तौर पे स्थापित हुए बृजमोहन अग्रवाल जी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभी शायद सरकार के मंत्री भी हैं। तो ये जो 4 बड़े नाम हैं यशवंत, ये उपचुनाव लड़ रहे हैं। 4 जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक हैं अभी जी। तो निश्चित रूप से विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा बृजमोहन अग्रवाल जी की है यशवंत जी। कि बृजमोहन अग्रवाल की जीत पे बात नहीं होती है यशवंत, लीड पे बात होती है। तो जी। निश्चित रूप से वहाँ उपचुनाव होना है। रायपुर दक्षिण में सीट पर तय है पे उपचुनाव होना है। जी। किसको अवसर मिलेगा ये देखने वाला विषय रहेगा कि वहाँ के निवर्तमान जो सांसद हैं सुनील सोनी, रायपुर के मेयर भी रहे हैं। जी। तो निश्चित रूप से सुनील सोनी एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। जी। सच्चिदानंद उपासने जो पुराने नाम हैं वहाँ के, जी। जो संघ परिवार से भी जुड़े रहे, तो वो भी एक हो सकते हैं। जी। बृजमोहन अग्रवाल जी के परिवार से भी कोई ना कोई नाम सामने आ सकता है। तो अभी सब चर्चा, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की सीट में उपचुनाव लगभग तय। एक नाम और है अमित साहू, लास्ट टाइम अमित साहू जो रायपुर ग्रामीण से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वो भी एक अच्छे दावेदार है। तो बहुत सारे लोग हैं जी। तो दावेदारी तो बाद में होगी, पहले लेकिन उपचुनाव का लक्षण वहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। जी, क्लियर एकदम। पाटन से भूपेश बघेल जी हैं जी, राजनांदगांव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत, और उन्होंने काफ़ी अच्छा चुनाव भी लड़ा है। परिणाम क्या आएगा ये तो अपन लोग अभी नहीं बता पाएंगे जी। लेकिन पाटन में मान लो भूपेश बघेल निर्वाचित हो जाते हैं लोकसभा के लिए राजनांदगांव से, तो वहाँ भी उपचुनाव होगा। वैसी स्थिति में देखिए यशवंत, समीकरण चेंज हो जाएगा दुर्ग जिले का और राजनांदगांव का, बहुत कुछ होगा। भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है यशवंत कि उपचुनाव की स्थिति में क्या चैतन्य बघेल बिट्टू जी का राज्याभिषेक के लिए भूपेश बघेल तैयार हैं? राजनीतिक अभिषेक जी। भाई भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो 2018 और 2023 ये 2 विधानसभा चुनाव में पाटन की विधानसभा को चैतन्य बघेल ही प्रतिनिधित्व किए, बहुत करीब से दिखे, और उन्होंने चुनाव एक तरीके से अपने पिताजी का खुद लड़ा जी। तो निश्चित रूप से चैतन्य बघेल बिट्टू की राज तिलक की तैयारी भी हो सकती है, भूपेश बघेल कर सकते हैं अगर सांसद बन गए तो। अगर सांसद बने तो निश्चित रूप से उपचुनाव में चैतन्य बघेल कांग्रेस के, फिर वहाँ बीजेपी के लिए भी एक समीकरण बदलना पड़ जाएगा। अक्सर पाटन से विजय बघेल जी लड़ते रहे हैं। विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच 4 बार मुकाबला हुआ है जी। तो भाजपा के लिए भी चुनौती होगी, एक नया समीकरण बन जाएगा। नए समीकरण में चुनाव होना है जी, है ना। विजय बघेल तो फिर से लोकसभा के उम्मीदवार हैं अभी जी। लीड पर बात हो रही है यहाँ भी। मेरा ख्याल है कि पाटन में भाजपा के लिए नए लोगों को अवसर दे सकती है यशवंत। जितेंद्र वर्मा दुर्ग जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं जी, लगातार दौड़ में रहे और पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं जी। तो जितेंद्र वर्मा हैं जी। दूसरा एक बड़ा नाम जो युवा मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, महामंत्री उपकार चंद्राकर, युवाओं के बीच अच्छी पैठ है उनकी जी। तो सेकंड लाइन भी तैयार करनी है, तो सेकंड लाइन भाजपा को तैयार करनी है, तो ये दोनों नाम भाजपा वहाँ आजमा सकती है। भूपेश बघेल राजनांदगांव और वैसे उपचुनाव हुआ तो अभी सरकार भाजपा की है प्रदेश में जी, तो निश्चित रूप से सरकार को लड़ना है, प्रयोग करेगी उस सीट पे, नया प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलेगा जी। तीसरी सीट है बिलासपुर और भिलाई। भिलाई नगर की स्थिति ऐसी है यशवंत की कांग्रेस की राजनीति में देवेंद्र यादव ने एक नई ऊंचाई को छू लिया है और कांग्रेस की राजनीति करना है तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि गांधी परिवार के करीब आपको होना पड़ेगा। गांधी परिवार आपको नाम और काम दोनों से पहचाने जी, तो आपकी अहमियत अपने आप बढ़ जाएगी। और देवेंद्र यादव बहुत छोटी सी उम्र में मेयर रहे, दूसरी बार के विधायक हैं जी, और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को प्रभावित किया उसका परिणाम ये हुआ कि तमाम विरोध के बाद बिलासपुर से जातिगत समीकरण और परिस्थितियों को देख करके देवेंद्र यादव को
वहाँ मैदान में उतारा गया। देवेंद्र यादव का परिणाम लोकसभा का क्या होगा ये तो अभी समय के गर्भ में है यशवंत जी लेकिन देवेंद्र यादव ने पूरे चुनाव को बहुत अच्छे से जी लड़ा, सिस्टमेटिक तरीके से लड़ा। जी और अगर कोई परिस्थितियां बनती हैं और लोकसभा चले जाते हैं जी तो भिलाई में भी उपचुनाव की संभावना हो परिस्थितियां बनेंगी। जी देवेंद्र के साथ एक बड़ी कानूनी दिक्कत साथ में चल रही है यशवंत कि कोल मामले में जी ईडी के आरोपी हैं वो जी और कोर्ट में मामला है। जी गिरफ्तारी की तलवार भी लगातार उनके साथ लटकी हुई है। बीजेपी ने पूरे चुनाव में कहा इस बात को। उस मामले में आगे चल कर के क्या परिस्थितियां बनती हैं, सजा की परिस्थितियां बनती हैं कि दोष मुक्त होते हैं, ये देखने वाला विषय रहेगा। जी तो भिलाई में उपचुनाव का लफड़ा तो जी लफड़ा चर्चा है, उपचुनाव की चर्चा तो गाहे बगाहे हो ही रही है। बीजेपी वाले बोल रहे कि अगर भैया चुनाव जीत गए बिलासपुर से चौथा मैंने आपको बृजमोहन अग्रवाल जी को बता ही दिया है। जी बिल्कुल। अब अगला सवाल है केंद्रीय मंत्री, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए हम लोग क्रिकेट के अंतिम गेंद तक मैच आज जो चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक संभावनाओं पे चर्चा कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने संभावना ये मान करके ज्यादा कर रहे हैं कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार जी जिस तरीके से जिस फ्लो के साथ चुनाव लड़ी है तो निश्चित रूप से परिणाम भी सरकार के पक्ष में जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इस संभावना पे आप लोग अभी जी एक सीट रह गई कवासी लखमा जी की, कोटा सीट, यहाँ से भी विधायक है। कोटा से कवासी लखमा एक्चुअल में दादी नाम से विख्यात हैं, पूरे चुनाव में चर्चा रहे। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभी लोकसभा बस्तर से। वो दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत वहाँ। इसके पहले एक उपचुनाव हुआ था जिसमें बलिराम कश्यप का देहांत हो गया था, तो उपचुनाव हुआ था। तो दिनेश कश्यप उनके जो बेटे थे बलिराम कश्यप के, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थे। कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी उस चुनाव का संचालन कर रहे थे। 50,000 के आसपास का फैसला था। तो दूसरी बार कवासी लखमा लोकसभा लड़ रहे हैं और इसीलिए चर्चा भी है यशवंत की कवासी लखमा जीते तो वहाँ कोंटा में उपचुनाव होगा। आपको बता दूं यशवंत की कवासी लखमा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे जो जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष हैं हरीश लखमा उनको उम्मीदवार बनाया जाए। दीपक बैज जो पीसीसी के अभी चेयरमैन हैं वो अभी सांसद हैं वहाँ पर, तो वो भी एक दावेदार थे। लेकिन उपचुनाव बोल रहा हूँ 2023 का विधानसभा चुनाव दीपक बैज हार चुके थे, इसलिए उनकी संभावना कांग्रेस में निर्मूल हुई और हरीश लखमा की बजाय पार्टी ने कवासी लखमा पे ज़्यादा भरोसा जताया। कवासी लखमा परिचय के मोहताज नहीं थे, हरीश लखमा को परिचय बताना पड़ता पूरे लोकसभा में कि मैं कवासी लखमा का बेटा हूँ। तो ये एक दिक्कत आती है, इसलिए कवासी लखमा वहाँ से उम्मीदवार हैं। अगर जीतते हैं तो कोंटा में उपचुनाव होगा तो स्वाभाविक रूप से हरीश लखमा की दावेदारी तो उम्मीदवार ही होंगे वो। तो क्योंकि कोंटा में काम भी उन्होंने किया है तो हरीश लखमा दावेदार होंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पाटन और कोंटा यहाँ राजनेताओं के पुत्रों की राज तिलक की तैयारी हो सकती है होगी इस चुनाव के बाद, अगर परिणाम इनके अनुकूल आया तो। समीकरण बहुत बदलने वाले आने वाले समय में। बहुत सारे बदलने। अब आते हैं केंद्रीय मंत्री पर, क्योंकि बीजेपी के जो है 4 दावेदार अभी से बताया जा रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ चुके हैं और माना जा रहा है कि अगर परिणाम इनके फेवर में आए, चुनाव जीतते हैं, तो वो 4 लोग कौन है जो केंद्रीय मंत्री के लिए प्रबल दौड़ में है, दौड़ के प्रबल दावेदार हैं। बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ये चर्चा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी को इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली उनको भेजना है केंद्रीय मंत्री बनाकर। यशवंत बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर लोकसभा जीतने जा रहे हैं और जब उनको विधानसभा की टिकट 2023 में दी जा रही थी, यशवंत उन्होंने पहले भी अपन चर्चा में बताया कि एक स्क्रीन पे सारे दावेदारों का प्रेजेंटेशन हो रहा था। तो जब बृजमोहन अग्रवाल जी का बायोडाटा आया तो मोदी जी ने कहा कि कितने बार के विधायक हो चुके हैं और कब तक ये विधायक रहेंगे। तो मोदी जी का दिमाग उसी समय काम करना क्लिक कर दिया था कि
बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र की राजनीति में लाना है और मोदी जी की व्यक्तिगत रुचि के कारण सांसद टिकट मिल गई, लोकसभा उनको उतारा गया। जिस समय लोकसभा उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई, उनकी माताजी का देहांत हुआ था, वो खुद पारिवारिक गमी में थे। तो ऐसी स्थिति में उनको मैदान में उतारा गया और रायपुर का चुनाव तो हम लोगों ने देखा है करीब से, बहुत अच्छे से लड़ा है। वहाँ परिणाम को लेकर बात नहीं हो रही, वहाँ लीड को लेकर के बात हो रही है। एक चीज़ बता देता हूँ मिशन, पहली बार बृजमोहन अग्रवाल जी दिल्ली की राजनीति में जाएंगे बतौर सांसद। सरकार बनने की स्थिति में निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले, ये छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं जी। और बृजमोहन अग्रवाल, कई राजनीतिक चर्चाओं में ये आता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ पुरानी अदावत मोदी जी की है, पर मुझे नहीं लगता यशवंत की कोई अदावत अब होगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल राजनीति में डंप करने वाले मटेरियल नहीं है जी। बृजमोहन अग्रवाल के काम करने की अपनी अलग शैली है, उनका अपना अलग प्रबंधन है जी। और मैं इस बात को बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ यशवंत कि बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली जिस दिन गए उसी दिन से वो अमित शाह की टीम के कोर टीम के एक बड़े मेंबर के तौर पे स्थापित होंगे जी। और मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल सकता है जी। एक और नाम आता है विजय बघेल जी का, केंद्रीय मंत्री की चर्चा। विजय बघेल जी छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर मोदी शाह की गुड बुक में अगर कोई है तो वो है विजय बघेल जी। उसकी वजह यह है यशवंत कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था जी, उसके संयोजक रहे। पूरे प्रदेश में घूम करके उन्होंने ऐसा खाका तैयार किया कि सरकार लाने में उस संकल्प पत्र का बड़ा योगदान रहा। महतारी वंदन इसका जीवंत उदाहरण है। धान के 3100 रुपये, धान का मूल्य किसानों को प्रभावित करने के लिए जी। और बचा हुआ 2 बोनस जी, रमन सिंह सरकार का जो 2 बोनस बचा था उसको भी देने, तीनों ब्रह्मास्त्र साबित हुए, तीनों ब्रह्मास्त्र शामिल हुए। पहली चीज़। दूसरी बात ये यशवंत कि भूपेश बघेल जैसे आक्रामक जन नेता के सामने पाटन से विजय बघेल जी को मैदान में उतारा गया। मोदी और शाह की टीम इस बात को अच्छे से जानती थी यशवंत कि वहाँ कोई अगर पाटन में परिणाम देने की स्थिति में है तो वो विजय बघेल है। और विजय बघेल ने अच्छे से चुनाव लड़ा, जीत के अंतर को समेट के भूपेश बघेल को वहाँ मेहनत करने में विवश कर दिया। 2-3 राउंड आगे भी रहे विजय बघेल जी, 2 राउंड आगे थे, 2 राउंड आगे रहे गिनती में जी। तो विजय बघेल ने केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया है। आप देखे होगा कि जिन सांसदों की टिकट काटी गई उनमें केवल 2 लोग बचे थे, एक दुर्ग, एक राजनांदगांव। तो विजय बघेल शीर्ष नेतृत्व की पसंद से उम्मीदवार बने हैं, दूसरी बार जीत कर जा रहे हैं। इनके साथ, विजय बघेल के साथ एक राजनीतिक समीकरण और है यशवंत कि ओबीसी के बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ के। और अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, उनके दामाद भी लगते हैं यशवंत जी, पारिवारिक रिश्ते। और रमेश बैस जी का अभी सेंट्रल की राजनीति में गहरा दखल है जी। सीधे मोदी जी और अमित शाह जी बतौर राज्यपाल महाराष्ट्र के उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं विजय बघेल के लिए भी समीकरण बन रहा है फीडबैक केंद्रीय मंत्री के लिए। एक और नाम है सरोज पांडे जी, दुर्ग से सांसद रही है, राज्यसभा सांसद, और कोरबा से अभी चुनाव लड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है यशवंत तो वो सरोज पांडे जी हैं। डॉक्टर सरोज पांडे ने कोरबा एक नई सीट को बतौर उम्मीदवार जिस तरीके से मेहनत किया, मैं समझता हूँ कि 75 दिन लगातार उस जगह पे रह करके पार्टी के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा जी। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि परिणाम सरोज जी के पक्ष में वहाँ जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व खास करके अमित शाह जी के टीम में उन्होंने काम किया, जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी काम किया है, राजनाथ जी के साथ भी काम किया है। तो सरोज पांडे की राजनीति में अपनी अहमियत बनेगी यशवंत अगर चुनाव जीतते हैं तो। वो चाहे सेंट्रल के मतलब चुनाव जैसे जीत के दिल्ली पहुंचेंगे जी, उनको मंत्रिमंडल में भी गुंजाइश बनती है जी, और संगठन में भी बड़े ओहदे पे वो जा सकती हैं जी। तो सरोज
का राजनीतिक भविष्य अगर परिणाम अच्छा रहा तो बेहद उज्जवल है। बिल्कुल। संतोष पांडे का भी नाम है एक केंद्रीय मंत्री की चर्चा के रूप में, क्योंकि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बार लड़ जरूर रहे हैं यशवंत, पर अगर सरोज पांडे भी जीत रही हैं और संतोष पांडे भी जीत रहे हैं, अगर ये दोनों में करना है तो सरोज पांडे के साथ जाएंगे का चुनाव होगा जी। और संतोष पांडे निश्चित रूप से संघ की पसंद है जी। संघ के उम्मीदवार के तौर पे भी संघ के लोगों ने भी काफ़ी वहाँ मेहनत किया है जी। जो परिस्थितियाँ बन रही, संतोष पांडे भी अच्छा करने की स्थिति में है वहाँ पर जी। हालांकि भूपेश बघेल ने बेहद कम समय में बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा है जी। और तो वहाँ परिस्थितियाँ जरूर डगमग कुछ कांटे वाली जैसी स्थिति है जी। मुकाबला रहा है, मुकाबला रोचक रहा है वहाँ पर। संतोष पांडे जीतते हैं तो कोई गुंजाइश वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनेगी ऐसा नहीं दिखता, लेकिन संघ की परिस्थिति देखिए वहाँ यशवंत अगर ये 400 से ऊपर चले गए तो फिर मोदी जी अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। अच्छा, ये फार्मूला है। मोदी जी को फिर कोई रोक नहीं पाएगा यशवंत जी। संघ के साथ तो वैसे भी मतभेद की चर्चा लगातार होती रही है जी। और 370 के नीचे बीजेपी रही और ये 400 के नीचे में सरकार बनी जी। तो फिर संघ का दखल वहाँ बढ़ेगा जी। और संघ का दखल बढ़ेगा तो संतोष पांडे के लिए भी गुंजाइश बन सकती है। तो ये सरोज पांडे ऑलरेडी जीत जाती हैं तो फिर मुश्किल है। देखिए सरोज पांडे और संतोष पांडे में अगर चुनाव का विषय आएगा जी तो केंद्रीय नेतृत्व सरोज पांडे को पहली पसंद के तौर पे देखा जाएगा मंत्रिमंडल में जी। अब आते हैं राज्य कैबिनेट मंत्री के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी खूब चर्चा हो रही है कि 4 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि एक सीट यानी कि एक मंत्री की सीट पहले से खाली है और अभी जो है बृजमोहन अग्रवाल सांसद बनकर चले जाते हैं तो वो एक सीट और खाली हो जाएगी, यानी कि मंत्रिमंडल की 2 सीटें खाली हो जाएंगी। और चर्चा है कि शायद कैबिनेट में कुछ विस्तार होने वाला है, कुछ ऊपर नीचे उठापटक भी होने वाला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नए मंत्री कौन बनेंगे? कोई पुराने विधायक शामिल होते हैं या फिर नए विधायक बने वो शामिल होते हैं? आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 सीटें खाली हुई हैं, मंत्रिमंडल की हो जाएंगी जी। तो एक सीट पहले से खाली यशवंत नए कौन जाएंगे? यशवंत 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीट जीत करके यहाँ सरकार बनाई थी जी। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में विष्णुदेव साय एक आदिवासी चेहरे के तौर पर पेश करके उनके वरिष्ठता क्रम को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया। 2 डिप्टी सीएम दिए, एक सामान्य वर्ग से थे विजय शर्मा और दूसरा अरुण साहू जो साहू समाज का बड़ा चेहरा थे, ओबीसी के बड़े चेहरे थे, बिलासपुर से सांसद थे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया। और 54 में यशवंत सीनियर भी जीते थे और जूनियर भी काफ़ी जीत के नए पहली बार के विधायक भी काफ़ी गए जी। तो एक सीट मंत्रिमंडल में खाली रखी गई जी। और अभी बृजमोहन अग्रवाल जी के रायपुर से चुनाव लड़ने के बाद जैसी चर्चा है कि वो केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से 2 स्पेस बन जाता है मंत्रिमंडल। ये तो 2 स्पेस की बात हुई जी। यशवंत, अभी ये जो लोकसभा का चुनाव अभी जो हमारे यहाँ तीसरे चरण में संपन्न हुए हैं, 11 लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, पूरे देश में चुनाव हुए हैं, जो विधायक बड़े अंतर से जीते हैं, जो जहाँ पार्टी जीती है, विधायकों का एक रिपोर्ट कार्ड भी बन रहा है। अगर ये अपनी जीत को भाजपा की जीत को मेंटेन रखे या बढ़ा करके ले गए जी, तो अच्छी रिपोर्ट बनेगी, भविष्य सुनहरा रहेगा उनका संगठन। और संयोग दुर्योग से विधायकों की विधानसभा से पार्टी पिछड़ गई जी, या नुकसान हुआ जी, तो इसका सीधा असर विधायकों के सीआर पे पड़ेगा जी। और जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं जी, है ना, जिनके विधानसभा में बड़ी लीड पार्टी को मिली है जी, तो उन विधायकों के लिए संभावना खुलेगी जी, क्योंकि अभी निगम और मंडलों में भी नियुक्तियां नहीं हुई है यशवंत, तो विधायकों को भी वहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, मंत्रिमंडल में भी स्थान मिल सकता है। दूसरा, अभी जो मंत्री हैं जी, उनकी भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रही है जी, और मेरे पास जो सूचना है
लगभग 2-3 मंत्री जी मौजूदा मंत्रिमंडल से 2-3 मंत्री जो हैं जी उनका कार्य प्रणाली जो है बेहतर नहीं रही है जी और केंद्रीय नेतृत्व उनके कामकाज से खुश नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यशवंत कि अमित शाह की पूरी टीम छत्तीसगढ़ में लगी हुई है यशवंत। जो विधायकों के मंत्रियों के कामकाज, IAS IPS के कामकाज, जनता से इनका कैसा कनेक्शन है, रिपोर्ट ले रहे व्यवहार कैसा है, कोई लेन देन का आरोप तो नहीं आ रहा है। तो ये इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंत्रिमंडल में, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में 4 जून के बाद फेरबदल होना ही है जी। अब वो कब होगा, सेंट्रल के मिनिस्ट्री बनने के बाद होगा, मतलब जून लास्ट तक जो है कुछ ना कुछ खबरें आ जाएंगी, कुछ खबरें आ जाएंगी जी। तो मंत्रिमंडल में, छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में पहले भी वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है यशवंत जी। अजय चंद्राकर जैसे धाकड़ नेता इंतजार कर रहे हैं जी कि लोग कब, इंतजार कर रहे हैं हाँ कि कब एक सीट जो खाली थी वहाँ मिल जाए जी, है ना। राजेश मूणत हैं, रायपुर से हैं जी। बृजमोहन अग्रवाल के लोकसभा जाने की सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हो सकती है तो एक नाम अजय चंद्राकर जी का है जी, दूसरा नाम राजेश मूणत का है कि राजेश अग्रवाल जी भी है लाइन में। नहीं, वो बिलासपुर से हैं यशवंत भाई, रायपुर से राजधानी है ना, एक मंत्री होना है जी। तो राजेश मूणत की खुशी बढ़ सकती है जी, है ना। दूसरा धर्मलाल कौशिक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे जी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे जी। तो वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं मंत्रिमंडल जगह मिल जाए, कि जगह मिल जाए जी। जो सीनियर हैं ये 4 नाम हैं, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल जी। मतलब ये डिजर्व भी करते हैं। तो ये 4 दावेदार बड़े दावेदार हैं जी। और गुंजाइश भी इन लोगों के लिए बनाने की कोशिश पार्टी के भीतर हो रही है। 4 को हम यानी कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल की शपथ लेते हुए एक नाम आप रेणुका सिंह भी हैं जी, जो भरतपुर सोनत से जीत कर आई हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहीं जी, लेकिन सामान्य मंत्रिमंडल के गठन में उनको स्थान नहीं मिला था जी। तो एक नाम वो भी है जी। तो ये 5 सीनियर हो गए। बिल्कुल। अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ से किसी का नंबर लग सकता है? देखो नए विधायकों को, नए विधायक अभी क्योंकि विजय शर्मा जी, अरुण साहू भी पहली बार विधायक बने हैं जी, तो नए लोगों का कोटा लगभग वहाँ पूरा है ये सुन। बावजूद इसके जी, अगर नए लोगों को फिर से, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक नई टीम को भी साथ में पहले तैयार कर रही है यशवंत, जो आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को संबल दे सके। तो नए लोगों में भी गुंजाइश है जी। अपने दुर्ग जिले से भी गजेंद्र यादव हैं, दुर्ग शहर से ठीक ठाक वोट जीते, 40,000 प्लस है। 40,000 बोरा जी के स्थापित परिवार, मतलब अरुण बोरा को ढाया, बोरा जी के किले को, मतलब हेमचंद यादव के बाद कोई ढाया तो गजेंद्र यादव। तो गजेंद्र यादव के लिए भी बड़ी गुंजाइश है जी। और उनके पिताजी विश्राराम यादव जी छत्तीसगढ़ के सरसंचालक रहे जी। तो संघीय पृष्ठभूमि होने के कारण गजेंद्र यादव की गुंजाइश ज़्यादा है। दूसरा दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर बेहद विनम्र है ना। गजेंद्र यादव के बाद अगर किसी का नाम है तो ललित चंद्राकर हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को 2023 में उन्होंने पटकनी दी, पटकनी नहीं थी, ठीक ठाक बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था जी। और मेरा ख्याल है पब्लिक से लगातार उनका संवाद बना हुआ है जी। तो ये 2 नाम मेरी दृष्टि में, विजय बघेल जी के भी करीबी हैं जी। और काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय रहे यशवंत जी। 2023 में उनको पहली बार मौका मिला। खेरता से, गुंडरदई से, दुर्ग ग्रामीण से, तीनों जगह से कई बार दावेदार रहे जी। डोमनलाल कोरसेवाड़ा और रिकेश सिंह, इनका नंबर कहीं लगता है मंत्रिमंडल के लिए? डोमनलाल कोरसेवाड़ा इसलिए अभी नहीं लिए जा सकते यशवंत की एज फैक्टर भी उनके साथ है जी। तो लेकिन फुर्तीला बहुत है, हाँ फुर्तीला बहुत रहती है जी। उनकी रिपोर्ट कार्ड भी अभी ठीक ठाक नहीं आ रही है जी। तो इसलिए भी डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, मेरे को नहीं लगता कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा जी। ये कुल मिलाकर बाकी रिकेश की अगर बात करें तो वैशाली नगर से विधायक हैं रिकेश सेन जी। और यशवंत 2023 में जब उनको विधानसभा उतारा गया जी, तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पे उतारा गया जी। माइक्रो ओबीसी थे, 5वीं बार के पार्षद थे जी।
तो उनको विधानसभा की टिकट मिली और जीते भी अच्छे मतों से हैं। लेकिन रिकेश को भी बहुत काम करना है इसमें जी। एक विधायक के तौर पे। अब वो पार्षद नहीं है, पार्षद की मानसिकता से उसको ऊपर उठना पड़ेगा जी। बहुत काम करना है रिकेश को। मुझे तो राजनीति में एक जो संरक्षण की जो आवश्यकता होती है गॉडफादर की, वो अभी ना दिल्ली में कोई गॉडफादर बन पाया है रिकेश का और न ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई उसको संरक्षण देने वाला मेरी दृष्टि में भी कोई दिख नहीं रहा है जी। तो रिकेश को अपने आप को प्रमाणित करना है कि वो एक बेहतर विधायक है, उत्कृष्ट विधायक है। काम भी उसी लाइन पे वो कर रहा है जी। जैसे सुपेला का संडे मार्केट हुआ जी, बैकुंठ धाम का तालाब हुआ जी, कई ऐसे काम हैं जी। जन जागरण की दिशा में भी उसने पार्क वगैरह में जा कर के जो कुरीतियाँ समाज में फैल रही है उसको रोकने का काम किया जी। तो रिकेश का जो काम करने का तरीका है जी, वो थोड़ा सा और विधायकों से अलग हट कर है जी। कई लोगों को हो सकता है कि अरे यार रिकेश तो ये सब कर रहा है, ये सब काम विधायक का थोड़ा है ना, तो ये ज़्यादा हो गया, समाज की जरूरत भी है ये। दूसरा, उसने अभी पिछले 3-4 महीने में जो हिंदुत्व वाला जो लाइन है ना, लाइन जो पकड़ा है, वो भी एक पार्टी लाइन की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जी। और समाज को जोड़ने के लिए देश भर में उसका जो उपयोग हो रहा है जी। अभी हरियाणा रहा, अभी आज मेरा ख्याल है कि वो रांची में है जी, झारखंड में है जी। तो पार्टी उसका लगातार काम करी। अभी लोकसभा चुनाव में भी उसने प्रदेश भर का दौरा किया सेन समाज के। तो रिकेश को भी बहुत काम करना है यशवंत। दूसरा, रिकेश के साथ एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एक तो छोटी उम्र का लड़का है, विधायक बन गया है, तो सीनियर्स अभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो उसके बाद जो खुद की जो टीम है, कितने विधायक प्रतिनिधि बना दिए बता रहे थे, 100 से ज़्यादा विधायक, 1100 को बनाने का लक्ष्य है, 1100 विधायक प्रतिनिधि। तो विधायक प्रतिनिधि बहुत बने, लोग उससे हैरान हैं कि यार ये क्या है। पार्टी के भीतर सीनियर लोगों में अभी भी रिकेश को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो रिकेश को अपनी टीम को मजबूती से तैयार करना पड़ेगा यशवंत भविष्य के लिए, और जो ट्रेडमार्क चल रहा है उससे उसको बचना पड़ेगा जी। तो तीनों जरूरी विषय पर बात हो गई कि उपचुनाव कहाँ हो सकते हैं, कौन कौन सी सीट पर हो सकते हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की दौड़ में कौन कौन शामिल है, चारों नामों पर चर्चा हो गई। इसके अलावा राज्य कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, उनके नामों पर भी चर्चा होगी। तो आपने तीनों जरूरी विषय को सुना होगा, तो आप बताइए कि कमेंट करके जरूर बताइए कौन कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कौन कौन स्टेट कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके वीडियो थोड़ी स्पीड में जरूर देखिएगा, ये चीज़ मुझे पहले कहनी थी लेकिन बाद में कह रहा हूँ, अगर कोई दूसरे को रिकमेंड करेंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि भैया वीडियो स्पीड में देखिए, हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, आराम से चर्चा हुई है। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।